क्योंकि ये जिक्र अशोक जी ने किया तो मैं बात इसी बिंदु से शुरू करता हूं जहां हम फिक्शन नॉन फिक्शन कथा और कथा से बाहर इसकी बात करते हैं। मैं मणिकौल को देखने का मेरा जो अनुभव है वहां से बात शुरू करूंगा और एक पुराने उदाहरण पर लेकर जाऊंगा। मैं शुरुआत में जब मैंने मणिकौल रेट्रोस्पेक्टिव में बहुत सारी फिल्में एक साथ देखी, मेरे ख्याल से शायद 8-9 साल पुरानी बात है, और पहली चीज जो मैंने महसूस की वो कोई भी हिंदी सिनेमा का दर्शक या भारतीय सिनेमा का दर्शक महसूस करता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है ना। बहुत सारे हम बिल्कुल वो जो बात कही जाती है कि हम कथा से इतने बंधे हुए हैं या एक खास तरह से बनने वाले सिनेमा को देखने से इतने बंधे हुए हैं। और मेरा ख्याल है ये अनुभव उन सब लोगों ने किया होगा जिन्होंने 1969 में 70 में जब वो नई तरह का सिनेमा आ रहा था, जो एक नई भाषा लेकर आ रहा था हमारे सिनेमा के अंदर, वो फिल्में देखी होंगी। और मणिकौल ही नहीं, मणिकौल हैं, उनके साथ में और कुमार साहनी हैं, 3 फिल्में जिनको हम एक साथ जिनका नाम लेते हैं जो 1969 में रिलीज हुई थी, सारा आकाश, उसकी रोटी और भुवन शो, बिल्कुल। और इन तीनों के 3 अलग अलग निर्देशक हैं, लेकिन तीनों के सिनेमाटोग्राफर एक हैं, के महाजन, और इस वजह से वो तीनों एक त्रिवेणी भी बनाती हैं। तो कोई भी दर्शक जो भारतीय सिनेमा की परंपरा पे, मेलोड्रामा पे बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाए जाने का, या हर चीज को समझा देने का, या हर चीज का अर्थ पहले से दे दिए जाने का सिनेमा देखने का आदी है, उसको ही झटका लगता है मणिकौल की फिल्में देखकर। और दूसरा अनुभव यह है कि जब हम फिक्शन नॉन फिक्शन की बात करते हैं या हम बंटवारा करते हैं कि ये फिक्शन फिल्म है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो बंटवारा मणिकौल की फिल्मों के अंदर बहुत धुंधला हो जाता है। मैं वो रेखा नहीं खींच पाता कई बार मुझे, और मैं एक तरह से स्वीकारोक्ति के लहजे में भी कह रहा हूं, मुझे ध्रुपद या सिद्धेश्वरी या उनकी जो गैर कथात्मक फिल्में कही जाएंगी वो ज्यादा मुझसे संवाद करती हैं, वो मुझे ज्यादा कथा सुनाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इनको गैर कथात्मक हम कैसे कह सकते हैं, ये भी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक मित्र जिन्होंने काशीनाथ सिंह के गैर कथात्मक साहित्य के लिए एक शब्द गढ़ा था कि हम उसको गैर कथात्मक नहीं कह सकते, हम उसके लिए गल्पेतर गल्प शब्द का इस्तेमाल करें। क्या हम मणिकौल की इन फिल्मों के लिए गल्पेतर गल्प शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो रेखा खींचना बहुत मुश्किल है। और मैं पुराने किस्से पे लेके जा रहा था आपको कि क्या कथा है, क्या फिक्शन है, क्या डॉक्यूमेंट्री है, ये बंटवारे भी धीरे धीरे हम जो कर रहे हैं वो बंटवारा कोई फिल्मकार क्यों मानेगा हम। और दूसरी बात, मणिकौल की फिल्मों के अंदर एक आपको ये भी दिखता है कि वो सिनेमा की विधा के अंदर जो आरंभिक सिनेमा में जो चीजें दिखाई देती हैं वो वापस उस पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सिद्धेश्वरी के अंदर आप देखते हैं पहले एक इंडेक्स आता है, कल क्योंकि हमने फिल्म देखी है तो आप में से कुछ लोग अगर मौजूद होंगे तो, और वो मुख्य मुख्य घटनाएं बताते थे, ये आगे होने वाला है। पर कथा वैसे चलेगी वो जरूरी नहीं है ना। कथा अपनी तरह से दृश्यों में, अपनी तरह से आवाजों में, अपनी तरह से अलग अलग तरह से उसको अभिव्यक्त करती है। लेकिन ये देख के आपको याद आएगा जो एकदम अर्ली सिनेमा, जब आवाज नहीं आई थी सिनेमा के अंदर, मूक सिनेमा था, तो वो ये करते थे, वो इंडेक्स में बताते थे अगले दृश्यों में होने वाला है, और उसके बाद में अगले दृश्यों के अंदर वो चीजें एक एक करके घटती थी। इससे भी पहले अगर आप बिल्कुल शुरुआती फिल्में याद करें, जब पहली बार कैमरे का आविष्कार हुआ और लूमियर ब्रदर्स ने फिल्में बनाई, और एक बहुत मजेदार उदाहरण है वो, मैं अपनी क्लास में भी कई बार उस उदाहरण को याद करता हूं। हम शुरुआती जो फिल्में हैं, जो 8 फिल्में मेरे ख्याल से 1895 में पेरिस में दिखाई गई थी, उनके अंदर उनको एक्चुअलिटीज कहा जाता है, और अब हम कहते हैं कि वो शायद फिक्शन नॉन फिक्शन के दायरे में नहीं है, उनको हम डॉक्यूमेंट्री के दायरे में, रेल स्टेशन पे आ रही है, आके रुक रही है। वो 8 फिल्मों में एक फिल्म थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिसमें अगस्त लुमियर, लुई लुमियर में से एक, मैं अभी ठीक याद नहीं कर पा रहा हूं कौन, एक भाई अपनी पत्नी के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है, यही है फिल्म, यही है। 50 सेकंड की फिल्म है, क्योंकि एडिटिंग का या कट का तो आविष्कार उसके बाद में हुआ है, और जो प्योरिटी है सिनेमा की वो तो बिना कट के है, सबसे पहली फिल्मों में तो कट था ही नहीं। और तो उस फिल्म के अंदर पति पत्नी बैठे हैं, बीच में बच्चा है, और संभवतः जो कैमरे में शूट कर रहे थे पीछे वो दूसरे भाई थे, तो एक भाई शूट कर रहे हैं, एक भाई बैठे हुए हैं। और उस सीन के अंदर अचानक ये होता है कि एक बिंदु पे बच्चा
को बिस्किट ऑफर किया जाता है, छोटा बच्चा है, और वो बच्चा बिस्किट अपने चाचा की तरफ बढ़ा देता है। चाचा कैमरे के पीछे है, लेकिन अचानक से आपको समझ में आता है कि सेटअप है ना। बच्चे ने वो सेटअप तोड़ दिया, क्योंकि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाचा इस फ्रेम के बाहर है जो फ्रेम रचा गया है। और मणिकौल की फिल्मों के अंदर आप ये देखेंगे फ्रेम रचा गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं फ्रेम के बाहर है, आपको ये महसूस होता है ना। वो मैं अगले बिंदु पे जाऊंगा और मैं थोड़ा सा शायद बीच में कुछ चीजें जंप करूंगा, लेकिन अगर आप उनकी फिल्मों को देखें तो दो चीजें जो सिनेमा के बारे में कही जाती हैं, जिन जिन दोनों चीजों का सिनेमा इस्तेमाल करता है, जिनमें सिनेमा ट्रेवल करता है, एक स्पेस है जो हमको सामने दिखता है, लेकिन एक टाइम है, और टाइम और स्पेस दोनों के अंदर सिनेमा एक तरह से यात्रा कर रहा है, एक तरह से ट्रेवल कर रहा है। मणिकौल क्या कर रहे हैं, वो स्पेस को टाइम की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ध्रुपद आप देखें, ध्रुपद मेरे ख्याल से एक 2000 साल की यात्रा कर रही है अपनी पूरी कहानी के अंदर। आप सिद्धेश्वरी भी देखें, उसके अंदर भी आपको वो संदर्भ महाभारत तक जाएंगे, महाभारत भी मौजूद है, चंद्रकांता भी मौजूद है, और प्रेजेंट पीरियड भी मौजूद है। वो बनारस में ही हो सकता है, वो शायद कहीं और नहीं हो सकता। उस स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह से ध्रुपद के लिए भी वो जो जगह चुनते हैं, वो ग्वालियर है, जयपुर के आमेर के किले हैं जो मैं पहचान पा रहा हूं, मेरे ख्याल से शायद फतेहपुर सीकरी भी है संभवतः। वो स्पेस चुन रहे हैं और वो उस स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। और ये हम कई बार बोलते भी हैं, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो क्रिस्टोफर नोलान की इंटरस्टेलर याद कर सकते हैं कि एक बिंदु पर जाकर दरअसल स्पेस टाइम में बदल जाता है ना। हम एक खास बिंदु पे अगर पहुंच जाए तो हमारे लिए जो स्पेस है वही समय है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से बदले जा सकते हैं। तो आप, और ये मणिकौल एक जगह पे कहते भी हैं, मैं अभी केवल अपनी याददाश्त से कोट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उदयन वाजपेयी वाली किताब देखें तो उसमें आप वो कहते, मैं टाइम में खड़ा होकर स्पेस को होने देता हूं, और स्पेस का इस्तेमाल समय की तरह से करना, ये मुझे बहुत दिलचस्प चीज लगती है। ये सिनेमा के और कई फिल्मकारों ने भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और इसीलिए ये सवाल बाद में बार बार आता है, जो मैं प्योरिटी की बात कर रहा था कि सिनेमा के एकदम आदि रूप की तरफ जाना, कि कट कहाँ लगाया जाए। और इसीलिए कई बार वो आपको ध्रुपद के अंदर ऐसे शॉट मिलेंगे जिसमें लंबे समय तक कट नहीं आता, है ना। वही समस्या है, आप कट लगाएंगे, वो आप कैसे तय करेंगे, है ना। और वो एक खास लय है जो वो कहते हैं कि वो लय अगर पकड़ में आ जाती है तो वो कभी कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कई बार फिल्मकार के हाथ में नहीं होती। वो फिक्शन फिल्मों के बारे में भी कहते हैं कि वो शायद बनाते हुए उनको नहीं मालूम है कि वो उसे कैसे जोड़ेंगे। फिल्म एडिटिंग टेबल पे तैयार होती है, हम ऐसे भी ये बात कहते हैं, लेकिन मणिकौल के बारे में तो बहुत साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वो दृश्यों का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो पहले से उन्होंने लिखा हुआ नहीं है। और इसीलिए वो उस तरह से शूट भी नहीं करते कि एक बंधी हुई पटकथा है जिसके आधार पे वो दृश्य फिल्मा रहे हैं। वो कहते हैं मेरे लिए कोई ओके दृश्य और नॉट ओके दृश्य नहीं है, मैं सारी चीजें साथ में रखता हूं और जैसे मुझे लगता है उसको इस्तेमाल कर लेता हूं। मेरे लिए एक दृश्य अपनी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो एक शॉट अपनी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। वो दृश्य एक में भी आ सकता है, लेकिन हो सकता है वो दृश्य 4 में उसका मुझे ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ लगे, मैं उसको वहां भी उपयोग कर सकता हूं। एक चीज और, भाषा को लेके मुक्तिबोध की फिल्मों को देखते हुए एक झटका लगता है, खासतौर पे जब वो टेक्स्ट के ऊपर फिल्म बनाते हैं। वो उसकी शुरुआती फिल्मों में और ज्यादा, उसकी रोटी है, आषाढ़ का एक दिन है, ये कोशिश की डायलॉग में से भाव चले जाएं, भाव ना, मतलब हम भाव के साथ संवाद ना बोलें। लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसे ऐसे पढ़ा जाए जैसे वो लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है। ये दुविधा के अंदर भी, दुविधा देखते हुए भी आप ये महसूस करते हैं। ये क्यों है, इसकी कोशिश वो क्यों कर रहे हैं, या उनके साथ के और कई कुछ फिल्मकार भी वो पूरे उस मूवमेंट के अंदर ये कोशिश क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है एक जो मुख्यधारा सिनेमा और भारतीय सिनेमा का जो पूरी परंपरा है, जो खास तरह का मेलोड्रामेटिक सिनेमा है, जिसमें आपको हर तरह का अर्थ पहले से दे दिया गया है,
वो कहीं उसका एक दूसरा एक्सट्रीम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर संवाद बोलते हुए उसको उसका अर्थ ना दें तो उसके कई अर्थ हो सकते हैं। ये भी खतरा है कि आप अर्थहीन हो सकते हैं। मणिकौल एक जगह पे ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अर्थहीन हो जाने के डर से बहुत डरते हैं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। क्या सिनेमा में ऐसी चीजें हो सकती है जिसका कोई मतलब ना निकले? क्योंकि अगर आप इस लाइन तक नहीं जाएंगे कि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, ऐसा हो सकता है, तभी आप उसके कई मतलब निकले, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए दायरे को खोलेंगे। तो संवाद के अंदर अर्थ नहीं है, अर्थ सुनने वाला उसको ग्रहण करे। इसके लिए जो बोलने वाला है वो उसको अर्थ देकर ना बोले। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में कोई संवाद पढ़ते हुए हमें नहीं पता वो कैसे पढ़ा जा रहा है, तो हर किताब पढ़ने वाला उसे अपनी तरह से पढ़ेगा। और इसीलिए मतलब सिनेमा साहित्य के मुकाबले कमतर विधा है, बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं, क्योंकि सिनेमा में आपको अर्थ पहले से मिल रहा है। क्या एक ऐसा सिनेमा भी बनाया जा सकता है जो उसी प्योरिटी पे जाए जो आपको पहले से अर्थ ना दे, आप उस अर्थ को ग्रहण करें अपने तरह से, है ना? किरदार चयन करते हुए भी वो इस बात को कहते हैं कि मैं कोई छवि के आधार पर किरदार नहीं चुनता, या मैं उस अभिनेता से भी उतना ही आकर्षित हूं जितना उस किरदार से। वो किरदार नहीं प्ले कर रहा है। दो शब्द जो मेरे ख्याल से अशोक जी भी उसका जिक्र करके निकले, मेरे किरदार मेरे अभिनेता किसी किरदार को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो प्रेजेंट करते हैं, है ना? वो उनको वो किरदार बनना नहीं है, वो खुद उस किरदार को कैसे एक तरह से महसूस कर रहे हैं वो उनको पर्दे पे दिखाना है। इसलिए और इस बात को कॉन्शियसली आपको महसूस भी करवाते हैं। और समय में यात्रा करते हुए भी वो आधुनिकता या आधुनिक समय में मौजूद हैं, ये चीज अपने दर्शक को भूलने भी नहीं देते। मैं दोनों फिल्मों की जिनका मैंने जिक्र किया, द्रुपद भी और सिद्धेश्वरी भी, उनके अंतिम दृश्य की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। सिद्धेश्वरी में आखिरी दृश्य के अंदर मीता वशिष्ठ अपने उस रूप में आ जाती हैं जिस रूप में वो हैं, है ना? वो आपको एहसास करवाते हैं कि ये जो हम एक खास इस समय से निकल के किसी और समय में यात्रा कर रहे थे, असली समय क्या है वहां पे वापस आपको ले आते हैं। आप वो वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है, वो तोड़ देते हैं उस छद्म को तोड़ देते हैं जो उन्होंने ही रचा है पिछले 1.5 घंटे में। ठीक इसी तरह से आप अगर द्रुपद देखें, द्रुपद बिल्कुल एक दूसरी समय में आपको ले जा रही है। वो कला का जन्म जहां से हुआ, आदिवासी कला, शास्त्रीय कला के अंतर हुए, फिर मध्यकाल, पूरा वो ट्रेवल कर रही है। और एक किरदार आपको दिया गया है जो आपको उस ट्रेवल पे ले जा रहा है, जो विनोद नागपाल ने सूत्रधार का किरदार प्ले किया है। और जहां पे भी इवन जहां पे वो द्रुपद का गायन चल रहा है, वहां पे भी वो आपको एक कोने में वो सूत्रधार का किरदार बैठा हुआ दिखाई देगा, जिसे आप 3-4 मिनट तक शायद नोटिस ही नहीं करेंगे। फिर आप नोटिस करेंगे, अच्छा ये किरदार बैठा हुआ है। अंतिम दृश्य के अंदर वो अचानक से उस स्पेस से बहुत दूर से एक शॉट है जहां पे वो खत्म होता है, और वहां पे डागर साहब की आवाज आती है कि हमने कुछ शायद गलतियां भी की, और ये आज का जो युवा है वो उससे उतना जुड़ा नहीं है, अब हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बैकग्राउंड में उनकी आवाज आती है। लेकिन ये आखिरी शॉट नहीं है, यहाँ पे खत्म नहीं होती फिल्म। उसके बाद में एक लॉन्ग शॉट है ना, जो बंबई शहर का है। वापस आपको उस जमीन पर लेकर आते हैं, और वो उस पूरी कथा को जो उन्होंने एक दस्तावेजी फिल्म में रची उसको तोड़ते हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो शहर के ऊपर एक विजुअल घूमता रहता है। बंबई शहर जैसा है, बंबई शहर वैसा आपको दिखाई देता है, और आप एहसास करते हैं कि ये वो दुनिया, ये दुनिया इसी दुनिया में मौजूद है, वो द्रुपद की दुनिया है ना। आप इस आधुनिक समय से जिससे निकाल के आपको कहीं और ले गए, वापस वहां लेकर आते हैं। मेरा कितना समय बचा है? आपका समय खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं 1 मिनट और ले सकता हूँ? ठीक है। मैं बस ये कहना चाहूंगा, कई बार मणिकौल को देखते हुए ये भी हमें लगता है कि वो एक निर्वात में है, उनके जैसा कोई पहले नहीं हुआ, उनके बाद में उनके जैसा कोई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कई मेरे दौर के, आपके दौर के फिल्म मेकर भी हैं जिनके अंदर मणिकौल अलग अलग तरह से अभिव्यक्त होते हुए हमें दिखते हैं। जैसे गुरविंदर सिंह पंजाबी फिल्म मेकर है हमारे दौर के, बहुत अच्छे। मुझे वो इसलिए बहुत आकर्षक लगते हैं क्योंकि मणिकौल पे कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि वो अराजनैतिक फिल्में बना रहे थे, वो अपने समय से संवाद नहीं कर रहे थे, किसी और समय के बारे में बात कर रहे थे। गुरविंदर सिंह मणिकौल की सिने भाषा लेकर घोर राजनीतिक फिल्में बना रहे हैं।
अगर आप अन्हे घोड़े का दान देखें, वो जिस तरह से पंजाब की पूरी दलित अभिव्यक्ति को सामने लेकर आती है, या जिस तरह से आप चौथी कूट देखें जो बाकायदा 1980s का जो पंजाब का पूरा समय है उसको हमारे सामने लेकर आती है, तो वो अभिव्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। चैतन्य तम्हाणे जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं, कोर्ट की अगर आप सिने भाषा देखें, और उनकी नई फिल्म तो एक शास्त्रीय गायक के ऊपर ही है, द डिसाइपल, जो पिछले साल आई है, तो कोर्ट की सिने भाषा देखें, वो कोर्ट में भी वही कोशिश है जो मणिकौल कर रहे हैं। वो एक खास तरह की निरपेक्षता में आपको लेके जाना चाहते हैं, विजुअल जो है वो आपको अर्थ नहीं देगा, और इसी वजह से आप कोर्ट के किसी भी अलग अलग किरदार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कौन है इससे तय होगा कि आप किस किरदार से आइडेंटिफाई करेंगे। मैं जज से आइडेंटिफाई करूंगा, या मैं प्रतिपक्षी वकील से आइडेंटिफाई करूंगा, या मैं उस व्यक्ति से आइडेंटिफाई करूंगा जो कटघरे में खड़ा है, या मैं उस व्यक्ति से आइडेंटिफाई करूंगा जो जिसने आत्महत्या कर ली है ना, क्योंकि आपको फ्रेम विजुअल वो अर्थ नहीं दे रहा है, वो अर्थ से हमेशा बचने की कोशिश। ये मणिकौल हमारे दौर के फिल्म मेकर्स को जो सिने भाषा दे के गए उसका वो अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, और शुक्रिया।